नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। खबर की शुरुआत करें उससे पहले जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। तस्वीर में जो शख्स आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको पहचानते हो, क्योंकि ये हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा है। और लेकिन अब इस वक्त ये शख्स कौन है, कहां पर बैठा है, कौन से परिधान में है, आज ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और भारत के लिहाज से खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा होना है, तो इस शख्स की ये तस्वीर आना हम सबके लिए, भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आज इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीआईए और डीप स्टेट का भी जिक्र करेंगे। पंकज जी, 4-5 ऐसे कह लीजिए टॉपिक्स हैं जो इस वक्त चर्चा में है। मैं चाहूंगी एक एक करके हम इसको समझें, इस पर बात करें। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर, इस तस्वीर में दिख रहा शख्स और ये कहां बैठा है, ये विस्तार से बताइए। ये तस्वीर कल देर शाम की है और भारत से सटा हुआ म्यांमार का एक इलाका है, वहां के एक होटल के कमरे की यह तस्वीर आई है। जो शख्स को देख रहे हैं उस शख्स का नाम है अलेक्जेंडर सोरोस। और कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये बर्मीज कपड़े हैं। म्यांमार के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये म्यांमार वाले ड्रेस में है, पारंपरिक वेशभूषा में। अब अलेक्जेंडर सोरोस कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस का बेटा है। आजकल जॉर्ज सोरोस ने अपने कारोबार का सारा जिम्मा अलेक्जेंडर को सौंप रखा है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गया है। अलेक्जेंडर सोरोस भारत से सटे इलाके में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कहां थे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग। खबर आई थी कि इससे पहले वो मलेशिया में थे 3-4 दिनों पहले, और मलेशिया से यहां आए। बिल्कुल। अब मलेशिया में जॉर्ज सोरोस का बेटा आता है, और उस वक्त हमने कोइंसिडेंट बताया था कि वहां पे और कौन कौन मौजूद है। फिर वहां से वो फ्लाइट पकड़ के म्यांमार आता है, और म्यांमार में उस इलाके में बैठा हुआ है जो भारत के बिल्कुल नजदीक है, बॉर्डर के पास है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं 13 तारीख को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के ठीक पहले अगर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो खबर तो है। और खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने से ठीक पहले मणिपुर में हिंसा हो रही है, सड़कों पर उतर कर आ गए हैं प्रदर्शनकारी। कल चुराचांदपुर इलाके में देर रात उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में जो पोस्टर लगे हुए थे, और ये कौन कौन सी योजना देने वाले हैं मणिपुर को और मणिपुर के लिए क्या क्या करने वाले, उसको फाड़ दिया, जला दिया गया। दरअसल उपद्रवी ये नहीं चाहते थे कि मणिपुर के लोगों को पता चले कि मोदी यहां क्या करने आ रहे हैं। और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, आग लगा दी गई, एक थाने की बिल्डिंग को फूंक दिया गया। अब बताइए, इतने दिनों से शांति है, प्रधानमंत्री जा रहे, प्रधानमंत्री 2 जगहों पे जाएंगे। एक तो चुराचांदपुर इलाका है जो कि कुकी बहुल इलाका है, और वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वो इलाका। और वहां जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। 7,300 करोड़ दे रहे हैं वहां पे से। और फिर नरेंद्र मोदी आएंगे इंफाल के पास, जो मैतई का इलाका है, वहां 1,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये सब मणिपुर के लोगों के लिए। मणिपुर में अच्छे अस्पताल बने, वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ें, और ये एक तरह से मरहम लगाने वाली योजनाएं हैं सारी, कि जो भी उनकी शिकायतें थी उन्हें दूर किया गया। आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए कि जब नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य डिस्टर्ब था उस वक्त उस प्रधानमंत्री ने वहां दौरा किया था। कोई नहीं, नॉट इवन सिंगल। जलते हुए छोड़ देते थे। आज राहुल गांधी कितनी बार शोर मचा दिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। राहुल गांधी ये नहीं बता सके कि आज से पहले कोई प्रधानमंत्री गया था क्या वहां, डिस्टर्ब जब चल रहा था, डिस्टर्बेंस चल रहा था तब। मोदी जी पहली बार जा रहे हैं, तो इनके दौरे को असफल करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर के लोगों के दिल में एक बार फिर से मोहब्बत जग जाए, आपस में झगड़ा बंद कर दें और सभी एक भारतीय के रूप में सोचने, इसको डिस्टर्ब करने के लिए
ये कल रात वाला पूरी साजिश रची गई। 17 संगठन हैं जिन्होंने विरोध किया है, 17 संगठन जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया है। उसमें से 17 के 17 एक खास वर्ग के हैं। अच्छा। अब मैं बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा ना। फिर मैं चाहता हूं कि लोग खुद जाके गूगल पे सर्च करें कि कौन विरोध कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। आपके सामने सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएगी और क्यों विरोध कर रहा है। क्योंकि मोदी जी तो कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, वो तो योजनाएं देने जा रहे हैं। इस बात का कैसा विरोध? और वो कौन से लोग थे कि जो जानबूझकर मणिपुर में आपस में गृह युद्ध भड़काने गए थे? और आखिर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पे क्या कर रहा है बैठ के म्यांमार के एक होटल में? अब वापस इस मुद्दे पर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर सोरोस की जो बिल्कुल। तस्वीर वायरल हुई है, परिधान देखकर साफ पता चल रहा है, जो आपकी सोर्सेज आपको बता रहे हैं उस हिसाब से वो म्यांमार में है। और इससे पहले वो मलेशिया में था, जहां पर हमने 5 संयोग जोड़े थे। मसलन यूएस की एक टीम वहां पर आ रखी थी, कांग्रेस की आईटी सेल, शायद केरला की कोई नहीं, आईटी सेल की एक लीडर थी जो कि दिल्ली में रहती हैं, लेकिन वो केरला से फ्लाइट पकड़, कोच्चि से फ्लाइट पकड़ा था उन्होंने, और कोच्चि से फ्लाइट पकड़ के उस आइलैंड पे पहुंची थी मलेशिया के। और उसी वक्त वहां राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी भी थे। ये सहयोग भी हमने जोड़े थे। जाकिर नाइक वहां पर रहता है। ये 4-5 सहयोग हमने जोड़े थे। अब वापस आइए अलेक्जेंडर सोरोस की इस तस्वीर को लेकर बताइए, कितनी खतरनाक है या क्या चल रहा है? मैं बताता हूं। बहुत सारे लोगों को भारत में यह लगता है कि मणिपुर में पूरा जो हंगामा हुआ है, मणिपुर या मिजोरम के कुछ इलाकों में, वो 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। वो है झगड़ा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। अचानक इतने दिनों से रहते रहते ये दोनों लड़ने क्यों लगे, ये सोचना चाहिए। और बहुत से लोग बोले कि चलो भाई इनको एसटी का दर्जा चाहिए, ये नहीं। हकीकत यह है कि ये पूरा झगड़ा तब शुरू हुआ जब एन वीरेन सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया और जितने अफीम की खेती थी उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब उस पूरे इलाके में जो गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें मणिपुर का कुछ इलाका है, मिजोरम का एक छोटा सा इलाका है, म्यांमार का इलाका है, वो जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, वहां सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की ड्रग्स पैदा होती है। अब उसी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और वो हजारों करोड़ का व्यापार है पर ईयर। और उस व्यापार पे कंट्रोल है सोरोस एंड कंपनी का। तो सोरोस के हजारों करोड़ के ड्रग्स कार्टेल के व्यापार पे सीधे सीधे अटैक था एन वीरेन द्वारा, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। समुदाय के बीच में विवाद है, ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन असली वजह ड्रग्स। ये तो यहां के लिए था, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके कंजम्पशन के लिए था। असली लड़ाई थी ड्रग्स के लिए। और उसी वक्त ये भावना भड़काने की कोशिश की गई कि ईसाई जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैतेई, कुकी-चिन, नागा, मिजो, 4 तरह के ट्राइब्स हैं। अगर ईसाइयों और हिंदू के बीच झगड़ा होता तो ये नागा ट्राइब, ये मिजो ट्राइब, ये सब क्यों नहीं आए? ये सब तो ईसाई हैं। और अगर सिर्फ हिंदुओं के बीच होता तो सारे हिंदू एक तरफ होने चाहिए थे। नहीं, ये सिर्फ जैसे क्या है ना कि जब इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है तो कुछ लोग भावनाओं में आ जाते हैं, वो काम भी करने लगते हैं। लेकिन असली लड़ाई है वहां ड्रग्स की। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, उस इलाके में विकास होगा, सड़कें बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे का कनेक्शन जुड़ा है मणिपुर के राजधानी से, मिजोरम में रेलवे पहुंचा है। ये सब जाएंगे तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जाहिर तौर पे वहां मार्केट क्रिएट होगा। तो जब लोग आने जान लेंगे तो ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वालों को दिक्कत आए कि नहीं? अफीम की खेती कैसे होगी फिर वहां? तो इसी चीज के लिए कि उसको डिस्टर्ब करो उस इलाके को, ताकि ये काम नहीं हो सके, ये सारा प्लान रचा गया था। एक और मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स है सीआईए के, जिन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। और उनका प्लान यह था कि उन्होंने कहा था सीआईए का प्रोजेक्ट 2047, ईयर याद रखिएगा। और यह कहा था कि यह स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट होगा, वो मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया जाएगा, जो कि एक ईसाई देश होगा। यह योजना है। और यह हूबहू वही इलाके हैं जहां यह ड्रग्स का कारोबार पूरा चल रहा है। और यह भी कहा गया था उस प्लान में कि ये जो म्यांमार के जो विद्रोही है ना, वो मदद करेंगे, यहां से जो ईसाई हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो मदद करेंगे।
मिजोरम के ईसाइयों का नाम लिया गया था कि ये मदद करेंगे और सबको मिला के एक अलग देश बनाएंगे भारत को तोड़ के वहां से। ये है असली प्लान। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से ये प्लान थोड़ा संकट में है। क्यों संकट में है कि एक तो 3 प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट की। पहली प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो ब्रह्मपुत्रा पे पुलें बनवाई, रेलवे पहुंचाया। आपको याद शायद पता नहीं होगा कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए 53 दौरा कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का, 53। सबसे ज्यादा उसी इलाके में फोकस किया। अब उस इलाके में यह भावना आई कि पहली बार भारत में कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारे लिए भी सोचती है। तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि इंटीग्रेट करें नॉर्थ ईस्ट के लोग, भावनात्मक रूप से जुड़े, वो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर दिए। उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट से खत्म कर दिया, वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हर लोगों को यह पसंद नहीं है। खास करके उन लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में जब इंडियन को जाए तो वहां पे इनर कंट्री परमिट उनको लेना पड़े। नहीं, पता है ना ये किसने रूल लगाया था? कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कट जाए। वो एक वीडियो शर्जील इमाम का कहकर वायरल किया जा रहा है। अब वो शर्जील, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, क्या बात हो रही है उसमें? किरण रिजिजू ने उसको शेयर किया उस वीडियो को। फिर ऐसे लोगों को देश कोई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए बताइए? भारत के हिस्से को भारत से अलग करने की साजिश कौन कर रहा है? और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह महसूस कराया गया कि वो भारत का पार्ट है ही नहीं। अभी हम सुनते हैं वो तेमजन इम्नालोंग को, वो कहते हैं कि अब इतना बदलाव आया है, लगता है कि भैया हम एक जैसे से ही हैं सब। नहीं तो मुझसे पूछा करते थे कि कुत्ता खाता है क्या। सोचिए इस तरीके की बातें वो बताते हैं। इस तरह जानबूझ के इग्नोरेंस भारत के लोगों में रखा गया और ऐसा एहसास कराया जाता रहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बार बार कि यू आर डिफरेंट। आपको मैं एक साजिश बताऊं, हकीकत में जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून बनाया देश की आजादी के बाद कि भारत के लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनको इनर कंट्री परमिट लेना होगा। लेकिन म्यांमार के लोग इधर आ सकते हैं 10 किलोमीटर तक, उनको किसी तरह की किसी परमिशन की जरूरत नहीं। ये बताइए खतरनाक था या नहीं था? सोचिए जरा, उस वक्त से यह है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल कल्चर है वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज इतना क्यों बढ़ गए? आपको पता नहीं कि वहां पे कई राज्यों में बहुमत हो गया है उनका, पहले नहीं था। आप पता कि आज से 50-60 साल पहले उनका एक अपना सेपरेट ट्राइबल कल्चर था। जानबूझ के भारत से कट ऑफ रखा गया ताकि वो अपना काम कर सके मिशनरीज और कन्वर्ट कर सके। कोई उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं था। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान। जब भी बेचारे वो यहां स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने हमारे यहां दिल्ली में, बेंगलोर वगैरह में आए तो उन पे फब्तियां कसना, उनके बारे में आपत्तिजनक बातें बोलना, ये सब कल्चरली ग्रूम किया गया कि ऐसा करना चाहिए। तो हकीकत, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने चित्रांगदा का नाम सुना है? कौन थी? महाभारत में अर्जुन की वाइफ, वो मणिपुर की थी। भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता है मणिपुर के साथ। हमारे नागा हमारे देश के रक्षक थे, लेकिन कभी एक बातें बताई गई? ये जानबूझ के दिलों से जुदा करने की ये साजिश रची गई है और आज भी वो साजिश जारी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो साजिश इस्लामिक कट्टरपंथी, क्रिश्चियन मिशनरीज और इस तरह की विदेशी शक्तियां, ये तीनों मिलकर हमेशा से करती रही हैं नॉर्थ ईस्ट और भारत को अलग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और ये विदेशी शक्तियां भी आज से नहीं एक्टिव है। एक जेफरी सैक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका जिक्र करने वाली थी। हाँ, कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीआईए और डीप स्टेट की मदद से 64 तख्ता पलट कराए हैं अब तक। एक बार उनको सुना लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो बात बेहद गंभीर है। एक नई बात वो कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2 तरह से। पहले सुन बातें, फिर वापस आपके पास लौटती हूं। 64 covert regime change operations by the United States, mostly CIA led, and 6 overt regime change operations, meaning an open war to topple another government. So 70 regime change operations. This is a very distinct kind of statecraft. It is the opposite of diplomacy. You don't have to deal with the other side, you have to control it or overthrow it, kill it, assassinate the leader, make a coup,
fix an election, buy an election, create unrest to topple a regime. And this happened 64 times covertly. What does covert mean? Covert means that the U.S. denied its role, even though it was obvious to the people there. जी पंकज जी, तो ये कार्य दो तरह से करवाते हैं, ओवर्ट ऑपरेशन और कोवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट ऑपरेशन का मतलब है कि जहां डायरेक्ट अमेरिकी सेनाएं बमबारी कर दे, जैसे इराक हो गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया। इन सब देशों में जाके वो बम गिराते हैं और वहां तब वो रेजिम चेंज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 7 देशों में किया इन्होंने, लेकिन 64 देशों में इन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन किए हैं। ये जेफरी सैक्स अमेरिकन। दोनों में फर्क बताइए। कोवर्ट बोल रहे हैं आप, कोवर्ट ऑपरेशन, और दूसरा जो बोल रहे हैं। हाँ, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट मतलब कि डायरेक्टली अमेरिकी सेनाएं हमला कर दी, OVERT। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कर दिया, वहां सत्ता परिवर्तन करवा दिया। इराक में सद्दाम हुसैन पसंद नहीं था, बम मारा, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, मारा, वहां पे किसी दूसरे को बैठाया। इसे कहते हैं ओवर्ट, जो कि सामने से एकदम खुलेआम। और दूसरा शब्द है कोवर्ट, दबे छुपे, सामने आते नहीं है लेकिन वो कराते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में कराया, जैसे कि नेपाल में आरोप लग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में आरोप लग रहे हैं। इस तरह 64 देश हैं। ये अभी स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ था और ट्यूनीशिया से ये शुरू हुआ, और अरब के सारे देशों में जहां किसी दूसरे की सत्ता थी, लगभग जो दोस्त नहीं थे अमेरिका के, सब में ये करवा चुके हैं तख्ता पलट। तो ये जेफरी सैक्स कर रहे हैं। भारत में, पूरे भारत में एक साथ क्रांति करके यहां सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है, शायद नहीं, लेकिन उनको यह लगता है चूंकि नॉर्थ ईस्ट में हाँ नहीं, उनको ऐसा लगता है कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट में ईसाई हैं, तो जो CIA को या फिर विदेशी शक्तियां जो ये करना चाहती है, उनको ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन है, थोड़ा सा कटा हुआ है, कल्चरली डिफरेंट है, टोपोग्राफी ऐसी है कि जल्दी सेना वहां पहुंच नहीं सकती, मदद नहीं पहुंच सकती, तो हम क्या करते हैं कि उस एरिया को डिटैच कर लेते हैं और हमारा हजारों करोड़ का ड्रग्स का कारोबार चलता रहेगा। इस थिंकिंग के तहत वो सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। पर भारत भी भारत है, देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जानबूझ के संपर्क बढ़ाया गया, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ाया गया, डेवलपमेंटल वर्क बढ़ाए गए। हमारे VK सिंह और वो एक और हैं जो पहले गृह मंत्रालय में थे, उन सबको राज्यपाल बना के भेजा गया है। ठीक है, अजीत डोभाल जी का दौरा है, अमित शाह जी का दौरा है, चलते रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत सारी चीजें जो इस वक्त देश में चल रही हैं, एक एक करके सबको लेकर हमने जिक्र किया, आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल जो मुद्दे हैं उन पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया पंकज जी, और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए NMF न्यूज के साथ।